तो आज देखते हैं कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। इस अध्याय में हमने पहली प्रश्नावली 5.1 कर चुके हैं और इसमें पढ़ चुके हैं क्या आयोटा क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या क्या होती है a प्लस आयोटा b, इसका मॉडुलस मापांक और साथ में इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, 5.1 एक्सरसाइज कर ली है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, आर्गट तल तथा ध्रुवीय निरूपण। तो जैसे मान लो, जैसे हम कक्षा 9वीं में ग्राफ के बारे में पढ़ा था, कक्षा 9वीं का चैप्टर 3 था निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें ऐसा पढ़ा था और नॉर्मली वैसे ही पढ़ते हैं। ये एक एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसमें किसी भी बिंदु को दर्शाना, जैसे यहाँ कोई बिंदु P हो गया तो इसके निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। यहाँ एक्स क्या होता है, एक्स की ओर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, और वाई क्या दर्शाता है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो ये एक्स वाई एक ऑर्डर होता है। एक्स सामने वाली संख्या दर्शाती है कि एक्स अक्ष पर चल रहा है और पीछे वाली संख्या दर्शाती है कि वाई अक्ष पर चल रहा है। तो ऐसे हम जितने चाहे जितने भी नंबर होंगे, मान लो 2 3 हुआ, -2 5 हो गया, -1 6 हो गया, तो ऐसे जितने भी नंबर हैं सबको हम कहाँ दर्शा सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के इन सबको हम इस कार्तीय तल पर, इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक। ठीक है, तो कार्तीय तल होते हैं, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनमें इन बिंदुओं को ऐसे दर्शा सकते हैं जिस भी प्रकार का रहेगा। मान लो कोई -3 रहा, या कोई -1 4 रहा, तो ऐसे जितने भी हम चतुर्थांश, जितने भी ऑर्डर होंगे सबको इसमें दर्शा सकते हैं। तो ये विधि कहलाती है निर्देशांक ज्यामिति। अब हम पढ़ते हैं क्या, हमारा जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्या है। तो जैसे सम्मिश्र संख्या है तो सबसे पहला आता है ऑर्गट तल। ऑर्गट तल का मतलब होता है कि हमारे पास मान लो कि एक कोई सम्मिश्र संख्या है z = x + ib। ठीक है, x + ib एक सम्मिश्र संख्या है और हमको मालूम है कि x और y ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। x भी रियल नंबर होता है और y भी रियल नंबर होता है। और ये भी देखो, एक एक्स वाई इसी ऑर्डर में बनता है, कहीं का भी एक बिंदु हो सकता है, तो ये भी एक ऑर्डर देता है। और आर्गट तल का मतलब होता है कि हम जो सम्मिश्र संख्या है इसको इस पर कहीं ना कहीं दर्शा सकते हैं, ट्रेस करेंगे। तो सम्मिश्र संख्याओं को कार्तीय तल पर दर्शाना ही क्या कहलाता है, आर्गट तल। यदि हम सम्मिश्र संख्याओं को कार्तीय निर्देशांक पर दर्शा सकते हैं, इस निर्देशांक इस चतुर्थांश में कहीं भी, तो यही क्या कहलाता है, आर्गट तल या सम्मिश्र तल। और इसमें क्या मानते हैं, सामने वाला रियल नंबर होता है। तो एक्स अक्ष को क्या मानते हैं, वास्तविक अक्ष। ठीक है, ये कौन सी मान लेते हैं, वास्तविक अक्ष, और ये काल्पनिक, इसको मान लेते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी और रियल। तो ये जो एक्स अक्ष होती है वो वास्तविक मान वाले को दर्शाएगा। एक्स अक्ष क्या करेगी, वास्तविक मान वाले को प्रदर्शित करेगी। और जो वाई अक्ष होती है ये खड़ी, ये इस सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग को दिखाएगी। क्या करती है ये, जेड क्या हो, एक सम्मिश्र संख्या है जो क्या है x + i/, एक्स हमेशा एक्स अक्ष पर, मतलब ये जो इसका वास्तविक भाग होता है, तो ये वास्तविक भाग वास्तविक अक्ष पर जाएगा, और जो ये पीछे का काल्पनिक भाग होता है वो काल्पनिक अक्ष पर दर्शा सकते हैं। तो जो सम्मिश्र संख्या है इसको अगर हम इस निर्देशांक पर दर्शा रहे हैं, कार्तीय निर्देशांक में, तो यही एक प्रकार से आर्गट तल कहलाता है। ठीक है, कोई अगर शुद्ध वास्तविक संख्या रही तो वो 0+ शुद्ध सम्मिश्र संख्या रही। शुद्ध का मतलब होता है प्योरली रियल, तो एक्स अक्ष पर आएगा उसका मान, तो वो क्या होगा 3+ या x+ मान लो, तो x + 0y
और कोई सिर्फ वाई एक्सेस वाली रही, मतलब काल्पनिक भाग वाला रहा, तो 0 प्लस आयोटा वाई। तो ये दो चीज़ ऐसे है, ये ऊपर वाला मान सिर्फ एक्स अक्ष पर चलेगा और ये नीचे वाला मान सिर्फ वाई अक्ष पर, ऐसे खड़े में या आड़े में, खड़े में ही। तो ऐसे जितने भी मान होते हैं तो हम इनको कहाँ दर्शा सकते हैं, इस चतुर्थांश में दर्शा सकते हैं। कोई भी चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक प्रकार के निर्देशांक ज्यामिति में यदि हम सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं तो वो कहलाता है आर्गट तल या सम्मिश्र तल। ठीक है, मान लो इस बिंदु P को हमने दर्शा तो दिया, ये होता मूल बिंदु। तो P को कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ से x तक चलेंगे और यहाँ से फिर बिंदु, ये x डिस्टेंस चलेंगे, x दूरी तय करी और ऊपर की तरफ y दूरी तय करी। तो इस बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इस बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी होगी वो r दूरी होगी। ठीक है, r दूरी, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं मॉडुलस z, या तो मॉडुलस z ही ठीक है। ठीक है, पिछले को एक्सरसाइज में हमने बताया था कि मॉडुलस z क्या होता है, मापांक का क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही तो r है वहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है O से P की, ये r मॉडुलस z है। ठीक, मापांक है z का। तो ये जो z सम्मिश्र संख्या रहेगी तो उसी का मापांक निकाल लो तो वही दूरी दिखाता है। आप चाहे इससे कर लो या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दोनों की बात है। तो ये z होता है O से P तक की दूरी। अब यहाँ तो P तक की दूरी होगी, इस बिंदु के निर्देशांक तो दोनों प्लस के हैं। अगर हम मान लें कि इसी का कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी निकाल लें x माइनस आयोटा वाई, तो ये क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके निर्देशांक x माइनस वाई, तो क्या निकलेंगे, x दूरी तो यहाँ तक चली गई, अब y दूरी नीचे, ये y डिस्टेंस, तो यहाँ से ये जो आएगा तो ये क्या होगा, मॉडुलस इसके मान हो गए, ये बिंदु क्या मान लिए हमने, क्यों, इसके क्या हो गए x और माइनस वाई, तो इसी का कॉन्जुगेट, लेकिन डिस्टेंस जो रहेगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी, अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालें मापांक, तो एक्स स्क्वायर प्लस और कोष्टक में माइनस का वाई का स्क्वायर, तो ये होता तो दोनों वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का माइनस वाई का स्क्वायर ही होता है। तो ये भी वही मान देगा, जो मान इसका आएगा इसका भी वही, मतलब डिस्टेंस जो रहेगी सेम रहेगी। अगर हम चाहे तो यहाँ के अगर मान निकालना चाहे, मतलब माइनस जेड, ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो निर्देशांक क्या होंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक्स में भी माइनस चल लो और वाई में भी माइनस चल लो। ठीक, तो ये एक्स में माइनस और ये वाई में माइनस, तो ये जो दूरी रहेगी, तो इसको अगर हम निकालना चाहें मॉडुलस का, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों मिला के देखो तो फिर से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है कि मॉडुलस जेड इज इक्वल टू उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं, मतलब मूल बिंदु से यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, अगर मान ये x और y सेम हो तो उसी का कॉन्जुगेट और उसका नेगेटिव, तीनों चीज़ इक्वल होती है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या है। ये तो सीख लिया कि सम्मिश्र संख्या जो होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम इस कार्तीय निर्देशांक में ऐसे दर्शा सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण क्या होता है कि जैसे ये x अक्ष y अक्ष है, इसमें यदि कोई बिंदु P है, अगर हम ऐसे देखें कि ऐसी रेखा है और इस बिंदु पर जाना है, तो इस अक्ष के तहत कुछ एक कोण थीटा बन जाएगा। ठीक, कुछ एक कोण थीटा बन जाएगा ये कोण, और ये r दूरी पर रहेगा। तो हम यहाँ से ऐसे सीधे भी जा सकते हैं, इस पे
एक फिक्स एंगल से इस बिंदु P पर पहुंच सकते हैं, या तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कि पहले x दिशा में इतना चलो फिर y दिशा में इतना चलो, तो दोनों तरीके से वहाँ पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, अगर कोई ये OP रेखा है, यहाँ पर पहुँचना है, तो x ये एक अक्ष हो गई, इससे थीटा कोण पे और r दूरी पर चलना है। तो इसके हिसाब से अगर कार्तीय निर्देशांक में इसकी बात करें तो r और थीटा क्या हो गया, r और थीटा इसके निर्देशांक हो गए ध्रुवीय निर्देशांक। एक एंगल से आगे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, एक प्रकार से ध्रुवीय निर्देशांक। मतलब यहाँ से थीटा एंगल अगर हम बढ़े आगे तो r और थीटा इसके कार्तीय निर्देशांक या ध्रुवीय निर्देशांक हो गए एक्स वाई के समान। अब जो डिस्टेंस होती है तो एक्स अक्ष पे हमेशा कॉस थीटा लेते हैं, क्षैतिज में हमेशा कॉस थीटा लेते हैं, और वो डिस्टेंस क्या होंगी, तो वो होंगी आर कॉस थीटा। इस तरफ चल रहे हैं तो वो कौन सा होगा, आर कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो वो आर साइन थीटा। तो ये जो साइन कॉस में इसका निरूपण है, तो ये एक प्रकार से ध्रुवीय निरूपण होता है। इसका मतलब यहाँ जो हम x और y के मान ले रहे हैं, तो x क्या लिया हमने, ये जो हमारे मान आते हैं कार्तीय सम्मिश्र संख्या के x y निर्देशांक ऑर्डर पेयर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, r कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू हो गया क्या, r साइन थीटा। तो इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, और ये क्या है, z के निर्देशांक है, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r कॉस थीटा। तो z बराबर इस क्या हो गया, r कॉस थीटा प्लस i, y की जगह क्या लिखना है, r साइन थीटा। दोनों में r कॉमन है, r को सामने ले आओ, क्या बचा कोष्टक में, r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। और यही जो होता है, इसको कैपिटल, यही जो फॉर्म होती है, मतलब यही जो रूप होगा, यही कहलाता है ध्रुवीय निरूपण। किसी भी सम्मिश्र संख्या का, सम्मिश्र संख्या को हमने किसमें, r और थीटा, r और थीटा के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो यही निरूपण क्या कहलाता है, ध्रुवीय निरूपण। किसका, सम्मिश्र संख्या का। ऐसा कोई बिंदु अगर P है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, r और थीटा से, r कॉस थीटा तो भी यहाँ पहुँचेंगे, r साइन थीटा तो भी वहीं। तो इस प्रकार से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब रही बात r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो r निकालने का तरीका हमने मालूम है, r और ये मॉडुलस z दोनों इक्वल होते हैं, एक ही चीज़ है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इससे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रही बात दूसरी, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखना चाहिए कि चारों चतुर्थांश के हिसाब से मान निकलते हैं। जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई से तो बड़ा होगा ही, लेकिन पाई से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ये इसका जो है प्रिंसिपल, मतलब मुख्य सिद्धांत है या मुख्य मान। ठीक है, थीटा का मुख्य मान कितना होगा, माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच का, माइनस पाई से बड़ा ही होगा और पाई से छोटा भी हो सकता है, पाई के बराबर भी हो सकता है। तो ये तो मान होगा थीटा का, लेकिन निकालेंगे कैसे, आर का मान तो हम यहाँ से इसको देख के निकाल लेंगे। रही बात थीटा की, तो थीटा के लिए एक चीज़ होती है tan फाई इज इक्वल टू, अब पीछे साइड जो मान होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी z, मतलब या इसको क्या लिख सकते हैं, रियल z। या इसी को समझने के लिए जैसे हमने x और y लिए तो y अपॉन x, तो इसकी जगह या तो ये सूत्र लगा के आप फाई का मान निकाल सकते हो। यहाँ थीटा है और यहाँ फाई है। अब फाई से थीटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल बना के रखा है, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, तो ये बड़ी आसानी से तुम्हें सारे मान निकाल के दे देगा। ठीक है, ये टेबल जो है इसमें थोड़ा सा बस याद करना है और ये तुमको सारे के सारे मान सरलता से दे देगा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण,
चतुर्थांश और थीटा। ठीक है, थीटा कितना आएगा? तो उदाहरण में हमने लिया जैसे 3 + 2i, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में है। और प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान यहाँ से जितना फाई आएगा वही का वही मान थीटा की जगह रख देना है। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश के लिए हो गया। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस होता है और y का प्लस, तो मतलब -1 प्लस आयोटा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये क्या हो गया? दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पे थीटा का मान होता है पाई माइनस फाई, ये जो फाई होती है जो भी आएगा उसको पाई में से हम घटा देंगे, तो ये द्वितीय चतुर्थांश का मान हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पे दोनों के दोनों माइनस होते हैं, मतलब -2 आयोटा या 3 आयोटा, कुछ भी लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, माइनस माइनस लिखना है बस। तो ये थर्ड, तो यहाँ पे जो होगा थर्ड इसमें क्या होगा? पाई माइनस, नहीं है इसका, एक सेकेंड, इसका होगा बाहर माइनस पाई माइनस फाई, बाहर भी माइनस रहेगा और पाई माइनस फाई रहेगा। ठीक है, चौथा जो मान होगा, चौथा मतलब यहाँ पे इसमें x प्लस रहता है 2 - 3 आयोटा, तो ये चौथे चतुर्थांश का मान हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? थीटा = -फाई, और इसको याद रखना बहुत सरल है। पहले चतुर्थांश के दोनों प्लस के मतलब थीटा और फाई इक्वल है, और पहले के उल्टे पे चौथे आ जाओ। अगर बीच में माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगा दो, दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस, बाहर माइनस लगा दो और अंदर भी माइनस, आगे माइनस है पीछे प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस लगा दो। इस चार्ट को याद कर लेना है और इतने से सूत्र से थीटा का मान निकल जाएगा। होता तो वैसे बहुत है उसमें, अगर हम उसमें डीप में न जाए, डीप में न जाने से थोड़ा अच्छा रहता है। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो हम कब करेंगे? जब IIT JEE की तैयारी करेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो उसमें इसको पूरा क्लियर करेंगे। अभी यहाँ स्कूल लेवल के एग्ज़ाम है तो उसमें इतना ही बहुत सारा हो जाता है, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे ये बॉक्स भी क्लियर हो जाएगा और ये मान भी। तो देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल 7 क्या दिया है? सम्मिश्र संख्या z = 1 + i√3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। तो जो ध्रुवीय रूप होता है हमारा z = x + iy, तो ये xy के फॉर्म में होते हैं, और x क्या होता है? r cos थीटा, y क्या होता है? r sin थीटा। तो मतलब 1 क्या है यहाँ पर? r cos थीटा, और √3 क्या होगा? r sin थीटा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले चाहिए क्या? इस ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमको r की वैल्यू चाहिए, और r क्या होता है? r बेसिकली होता है मॉडुलस z, और मॉडुलस z क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये x और y क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर ओनली 3, तो कितना हो गया? रूट में 4, और रूट में 4 का मतलब 2। तो r की वैल्यू इजीली निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, r की वैल्यू इस फॉर्म में रखेंगे। r मॉडुलस z होता है x² और y², तो x की जगह पे 1 है। ठीक है, x की जगह 1 है और y की जगह √3 है, तो r की वैल्यू तो निकल गई। अब नंबर है हमारा थीटा निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट करना है तो r तो निकल गया हमारे पास, लेकिन अभी थीटा बचा है। तो थीटा बचा है तो थीटा को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? tan phi का इस्तेमाल करते हैं। और tan phi क्या होता है? इमेजरी नंबर अपॉन रियल नंबर। तो इमेजरी नंबर ऊपर मतलब काल्पनिक नंबर कौन सा होता है? i के साथ वाला। तो यहाँ पे क्या है? √3 अपॉन
1, √3/1 क्या है, मॉडुलस में है। तो अगर इसको बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, ये 10/5 सिंपली √3 है, और 10/5 इज इक्वल टू √3 किसका मान होता है, 10 π/3 का होता है। 10 से 10 अगर कट गया तो इसके बाद जगह नहीं है, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ का, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। ठीक है, हमारे पास 5 निकल गया है, लेकिन हमको ज़रूरत है थीटा की। अब यहाँ से काम चालू होता है इस बॉक्स का। हमारा जो क्वेश्चन था 1 + i√3, अगर हम इसको कार्तीय रूप में लिखें क्रम ऑर्डर में, तो 1 और √3 है। और देखिए दोनों के दोनों प्लस के हैं, और दोनों प्लस है मतलब हमारे चतुर्थांश में दोनों प्लस फर्स्ट पे मिलते हैं। तो ये किसका है, फर्स्ट का, और फर्स्ट में थीटा और फाई इक्वल होते हैं। अगर हम फाई का मान लिखें, यहाँ थीटा का मान लिखें, तो वो थीटा क्या होता है, फाई, और फाई क्या है, π/3। सिंपली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ज्यों का त्यों आ गया, थीटा और फाई इक्वल होते हैं तो थीटा का मान भी वही आ गया। अब हम इसको प्रेजेंट किस में करेंगे, ध्रुवीय निरूपण, z = तो z = क्या हो जाता है, या आप z = ने भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। r कितना है, 2, और अंदर cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये जो फॉर्म होती है यही होती है ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, इसका ध्रुवीय निरूपण। तो एग्जाम्पल 7 देख लिया, सम्मिश्र संख्या z1 + i√3 को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ से ऐसा मान लिखा, पहले हमने ऐसे में हल किया और फिर ये है, आप इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट 8वां एग्जाम्पल क्या दिया है, सम्मिश्र संख्या -16/1 धन i करनी 3 को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो सॉल्व में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, z = क्या दिया है, -16/1 + i√3। ये जो नंबर दिया है, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक सिंपली z = a + i/b इस फॉर्म में लाएंगे। तो नीचे से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण बटे 1 धन आयोटा करनी 3 गुणित 1 - आयोटा करनी 3 1 - आयोटा करनी 3। तो हर का परिमेयकरण करने से गुणा करेंगे तो 1 में 16 का, तो -16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आयोटा 16 करनी 3, और नीचे क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा √3 पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप -16 अगर हम कॉमन प्लस आयोटा, एक काम करते हैं -16 दोनों में से कॉमन निकाल के रख लेते हैं। उसमें ये मान के चलो कि गुणा ही ना किया हो, हमने क्या किया हो, गुणा ही ना किया हो उसमें, तो क्या रहेगा 1 - आयोटा √3 1 - आयोटा √3 अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। यहाँ से देखेंगे तो रूट दोनों पे, आयोटा पे भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 पे भी स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का माइनस में प्लस, √3 कितना होगा तो 3 होगा। तो z = -16 1 - आयोटा √3 अपॉन 4 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका गुना अंदर कर देंगे, ठीक है, कितना होगा -4 माइनस और माइनस प्लस आयोटा 4√3, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम यहाँ से इसको ध्रुवीय रूप में सरलता से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो ये जो -4 है ये हमारा क्या है, हाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये -4 और 4√3 है x और y के रूप में। तो यहाँ से अगर हम r निकालना चाहें तो वो कितना होगा, मॉडुलस z,
यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस जेड, और वो क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 इसका होल स्क्वायर। तो क्या निकल जाएगा, -4 का 16, 4 का 16 और इसका √3 का 3, तो कितना हो गया 48, ये हो गया 48। अब 48 के बाद दोनों का ऐड कितना होगा, 48 और 16, 8 और 6 14 के 4 80 लाए 64, रूट में 64, इसका मतलब 60 होगा, 8 8 64 8 हो जाएगा। आर की वैल्यू 8 आ गई। अब नंबर आता है हमारे पास थीटा का, ठीक है। तो हम tan phi लेंगे। tan phi क्या होता है, इमेजिनरी नंबर 4√3 अपॉन रियल नंबर, तो -4 कितना हो जाएगा, tan phi। 4 से 4 कट गया, मॉडुलस में क्या बचा, -√3 और tan phi। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव करके देखा तो tan 3 दे दिया। अब tan phi इज इक्वल टू tan√3 हमको मालूम है कि π/3 होता है। 10 से 10 कट गया, क्या बचा, phi इज इक्वल टू π/3। अब हमें चाहिए थीटा, हमें चाहिए क्या, थीटा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, ये रहा हमारा क्वेश्चन, मान लो a+ib के फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है a+ib। तो इसके हिसाब से देखो तो ये फर्स्ट और सेकंड। तो अब नंबर आता है चतुर्थांश पे ध्यान देने का। तो ये सामने माइनस फिर प्लस, तो माइनस और प्लस किस में होगा, x माइनस में और y प्लस में। तो ये माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही। और हम मैंने जो एक बॉक्स बताया है तो उसमें दूसरे चतुर्थांश में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, π-φ। तो थीटा इज इक्वल टू π-π/3 हो जाएगा। यहाँ पे फाई का मान क्या है, π/3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो थीटा का मान π-3, इसका एलसीएम करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 3π-5/3 और थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास आर भी है और थीटा भी है, तो ध्रुवीय रूप हम लिख सकते हैं। ध्रुवीय रूप क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर कोष्टक में cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये हो गया हमारा ध्रुवीय रूप। तो आपको सीखना है आर की वैल्यू निकालना, और यहाँ से पहले फाई निकल जाता है, फिर थीटा की वैल्यू निकालना। और थीटा की वैल्यू हम उस बॉक्स से निकालते हैं और चतुर्थांश देख के। तो 8वां नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसकी प्रश्नावली 5.2 क्या लिखा है, प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक, मापांक का मतलब होता है क्या, आर, और कोणांक का मतलब थीटा। आर और थीटा ज्ञात कीजिए। मापांक आर या मॉडुलस बोलते तो वो जेड और आर एक ही चीज़ होता है, दोनों एक ही होता है, इक्वल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व क्या है, जेड इज इक्वल टू -1 - i/√3। तो हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस जेड। अगर निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, तो कितना मान निकल जाएगा, यहाँ इसका 1 ही होता है और इसका 3 होगा, तो रूट में 4 मतलब 2। अब हमें चाहिए क्या, tan phi। तो -√3 अपॉन -1, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा, tan phi इज इक्वल टू क्या बचा, सीधा √3, माइनस से माइनस कट गया, √3/1 मतलब √3, और tan phi ये कितना होता है, tan π/3। थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, π/3, फाई बराबर से π/3। अब थीटा हमको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन देखेंगे, माइनस माइनस क्वाड्रेंट देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा के रखा है एक बॉक्स में, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
पाई माइनस 5। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, मापांक आर की वैल्यू निकालिए, तो आर ये निकाल लिया हमने। ठीक है, इसको क्या यहीं पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, पाई बाई 3 और 5 थीटा अगर हमको निकालना है तो माइनस पाई माइनस 5 और ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, और इसको सीधा लिख देता पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म कर भी लेंगे हम उत्तरमाला से। ठीक है, कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका क्या दिया है, सॉल्व z दिया है -√3 प्लस आयोटा। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मॉडुलस मापांक, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ एक्स वाई न रख के हम सीधा क्या रख देते हैं, जो वैल्यू है वो, यहाँ क्या आएगी, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 का भी 3 ही होगा और 1 का भी 1, तो √4 मतलब 2। तो आर की जो वैल्यू है, पहली वैल्यू तो आ गई। अब बची बात दूसरे की, तो दूसरा कैसे आएगा, सेम यही प्रोसेस। हमें क्या चाहिए, tan phi, हमें चाहिए पीछे का मान 1/√3, और ये माइनस में कहाँ है, लेकिन हमको मालूम है कि tan phi मॉडुलस के बाहर करो सब प्लस करके देगा, और tan phi 1/3 कहाँ होता है, तो tan पाई बाई 6 पे होता है। ठीक है, tan कहाँ होता है, पाई बाई 1/√3 पाई बाई 6 पे होता है। तो फाई का मान क्या मिलेगा हमको, पाई बाई 6, 10 से 10 बैलेंस हो जाएगा। अब हमें चाहिए थीटा। अब हम क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि माइनस और प्लस है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है का मतलब क्या है, ये पाई माइनस 5 होगा। देख याद रखिएगा, थीटा में आड़ी डंडी लगती है और 5 में खड़ी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6। तो जो थीटा होगा वो कितना होगा, 6 में से 1 गया, 5 पाई बाई 6, तो दोनों मान आ गए, आर का 2 और थीटा का 5 पाई बाई 6। आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा है, अब प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो जितने भी हैं 3 से लेकर 8 तक के सभी को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो यदि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप वीडियो पॉज करके इन सवालों को हल कीजिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ध्रुवीय रूप मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट z इज इक्वल टू क्या मान लिया, 1 आयोटा। यहाँ से अगर हमको r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू सिंपली 1 का स्क्वायर माइनस प्लस, और ये क्या होता है अंदर, -1 का स्क्वायर, तो कितना निकल जाएगा, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2। तो r की वैल्यू हमको निकल गई। अब हमें चाहिए tan phi, तो कितना होगा, 1/1, -1/1, तो tan phi कितना हो गया, सिंपली -1 मॉडुलस में, और मॉडुलस के बाहर जैसे ही आएगा तो वो प्लस का बन देगा, और tan किस पे, tan पाई बाई 4 पे 1 देता है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन से कि कौन से चतुर्थांश में है, तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में
थीटा इज इक्वल टू होता है -5, तो हमारा थीटा क्या हो गया -π/4। यदि अब हम इसको ध्रुवीय रूप में लिखें, इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो गई √2। ठीक है, r की वैल्यू √2 कॉस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे हम, कॉस और थीटा की वैल्यू क्या है -π/4 और प्लस आयोटा साइन -π/4। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1, यहाँ क्या है फोर्थ क्वेश्चन, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो -1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ पे माइनस का करेंगे, यहाँ प्लस का करेंगे, 1 तो यहाँ तक क्लियर। 2 ही आना है, 5 के भी यही मान आएंगे यहाँ पे, तो 10 4 इतना ही आएगा। बस चेंज कहाँ से होगा, तो थीटा तो यहाँ से चेंज होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है माइनस प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस किस में होगा माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस में, और तो ये कौन सा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा होता है π-5, तो यहाँ से निकल जाएगा थीटा क्या π-π/4। ठीक, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 4 में से गया 3π/4। आर की वैल्यू तो √2 है, यहाँ क्या लिख सकते हैं ध्रुवीय निरूपण, ध्रुवीय और रूपांतरित, तो ध्रुवीय निरूपण क्या होगा, या ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं, ध्रुवीय रूप। तो 2 कोष्टक में कॉस 3π/4 प्लस आयोटा क्या होगा, आयोटा साइन 3π/4। तो वेरी इजी, एकमात्र साइन चेंज करने से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है वो, इसमें दोनों चीज़ें माइनस की दी है, 1 भी माइनस का और आयोटा भी माइनस का। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, 5वां। तो यहाँ पे ये भी माइनस, तो दोनों प्लस के √5 तो होगा, दोनों माइनस के तो ये प्लस और प्लस रूट देगा, π/4 यहाँ भी देगा। बस यहाँ से 5वें में क्या हो जाएगा थीटा, थीटा क्या होगा, जब दोनों चीज़ें माइनस किए, दोनों माइनस किए मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपको इधर का और ऐसा नोट करना है, इसको नोट मत करना, बस इसको देखने के लिए कि दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने चार्ट में आपको थीटा इज इक्वल टू लिखाया है कि -π-5। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, -π-5 π-π/4, तो कितना होता है थीटा -4 -1 3π/4। तो यही आंसर है, सिर्फ क्या है इनके सामने माइनस लगाना है। ठीक है, cos 3π/4 और ये ऐसा। तो सॉल्व करने का सिंपल बेसिक तरीका है, यही आंसर है। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। 6 क्या है, -3 है, तो -3 प्लस 0 आयोटा, या आयोटा 0 लिख लो। ठीक है, आयोटा 0 लिख लेंगे हम, इसको थोड़ा सा फिर से ही कर लेते हो। अब यहाँ से हम देखेंगे तो r की वैल्यू क्या निकलेगी, तो -3 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -3 का क्या बन जाएगा 9, और रूट में है तो r की वैल्यू 3। अब हम चाहते हैं क्या 10 5, तो 5 कितना होता है इमेजिनरी नंबर, मतलब 0/-3।
तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो 0 ही होगा, ठीक है। कितना होगा 0। और tan 0 कहाँ होता है, tan 0 कहाँ होता है, tan 0 पे ही होता है सिंपली। तो फाई इज इक्वल टू क्या 0। अब हमको देखना है कि ये कौन से है, तो माइनस और कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 0 थीटा क्या होता है पाई माइनस 0, कुछ मत घटाओ, थीटा इज इक्वल टू पाई हो गया। अब हम अगर इसका ध्रुवीय निरूपण करें तो ध्रुवीय निरूपण क्या होगा, 3 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो सिंपली इसका इतना सा सॉल्व था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और आप नोट कर लेते जाओ। 7th क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस आयोटा। √3 प्लस आयोटा है तो z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। r क्या निकलेगा, √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 1। तो r इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमको चाहिए tan 5। तो tan 5 क्या फार्मूला होता है, इमेजिनरी नंबर 1/√3, दोनों पॉजिटिव है। tan 5 दोनों रूट के बाहर आएंगे, 1/√3 देंगे। tan 5 इज इक्वल टू क्या होगा tan π/6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया π/6। अब हमको चाहिए थीटा, ये 5 π/6 है। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो थीटा इज इक्वल टू 5 होता, तो थीटा का मतलब π/6। अगर इसका ध्रुवीय निरूपण करेंगे तो 2 cos π/6 प्लस i sin π/6। तो 7th क्वेश्चन भी सिंपल ही था। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको रफ कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन 8 क्या दिया है, ओनली आयोटा। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर का मतलब इसका रूट में 1, तो इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू तो 1 ही निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि ओनली कौन किस पे जाएगा, y अक्ष पे जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा tan 5। तो 1/0 कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा 1/0। तो tan 5 और 1/0 कहाँ होता है, tan 90 पे। तो tan क्या हो गया π/2। तो थीटा इज इक्वल टू π/2। अब देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और थीटा 5 इज इक्वल होता है। तो अगर हम इसका ध्रुवीय निरूपण लिखें तो 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी सिंपल था। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के इंट्रो में, और अगली एक्सरसाइज साथ में करेंगे, ठीक है।